तो चलिए अब हम लेते हैं डिकम्पोजिशन में लास्ट टॉपिक इसका डिकम्पोजिशन का, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जो है वो होता है सिल्वर क्लोराइड का, AgCl। Ag सिल्वर की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1, क्या बन जाएगा AgCl। ठीक है, जब हमने AgCl को, जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है, इसको जब हमने सनलाइट में रखा, ठीक है, तो हमने एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड डाला, व्हाइट कलर का होता है ये, इसको हमने बाहर जाके धूप पे रख दिया, तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा और Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। अब जब ये Ag अलग होगा तो ये जो व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस था ये हो जाएगा ग्रेइश। ठीक है, अब ये ग्रेइश दिखने लगेगा। तो अगर हम एक चाइना डिश में व्हाइट कलर के सब्सटेंस को रखते हैं सनलाइट में और वो ग्रेइश हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन के बाद सिल्वर अलग हो जाता है और ये सिल्वर ग्रेइश कलर का दिखाई देता है। ठीक, तो ये अभी हमारे देखिए ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। पक्का मान लीजिए आप इक्वेशन सही लिख के आइए, पर अगर वो अनबैलेंस्ड है आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर व्हाइट कलर का, अब इसमें देखिए व्हाइट दो चीजें, AgCl भी है, AgBr भी है। ठीक है, तो अब AgBr की बात कर लेते हैं। तो हमारा जब सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो, सिल्वर ब्रोमाइड को हम अगर सनलाइट पे रखते हैं, हम इसको जाके सनलाइट में रख देते तो क्या होगा, ये भी डिकम्पोज हो जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पेल येलो कलर का, और जब ये डिकम्पोज हो गया तो ये हो जाएगा ग्रेइश कलर का। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, दो रिएक्शंस हैं जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के अंदर आती हैं। क्या सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, अगर आपके क्वेश्चन में व्हाइट सब्सटेंस दिया हुआ है तो आप रिएक्शन लिखेंगे सिल्वर क्लोराइड वाली। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में सब्सटेंस का कलर येलो दे रखा है, पेल येलो दे रखा है, तो आप लिखेंगे AgBr वाली। ठीक है, इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब यहाँ पे तो हमारी सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गई पूरी। ठीक है, तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ी, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी। ठीक, अब आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आने से पहले हम एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे, बहुत इजीली याद हो जाएगी, चिंता मत करिएगा। तो अब उसका उसका रोल क्या है इस डिकम्पोजिशन, सॉरी इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में, कि जब तक आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगी आप एक भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सही से नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या चीजें याद होनी है, अब उसके बाद ये पूरी 10th की केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाएगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको याद होने चाहिए रेडिकल की वैलेंसी, 20 एलिमेंट्स और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो चलिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को देखते हैं। ये है, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होगा तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। K stands for केदार, थोड़ा और पास लिखते हैं। K पोटेशियम और हम इसको बोलेंगे केदार। ठीक है, ये एक निमोनिक है। ठीक है, फिर आता है Na सोडियम, हम इसको बोलेंगे नाद। Ca कैल्शियम, हम इसको बोलेंगे का। आप इस का को ऐसे ही लिख लीजिए या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जो भी इन दोनों में से ठीक लग रहा है। ठीक है, Mg मैग्नीशियम, हम इसको बोलेंगे माली। Al एल्यूमिनियम, हम इसको बोलेंगे आलू। Zn जिंक, हम इसको बोलेंगे जरा। Fe आयरन, हम इसको बोलेंगे फीके। Pb लेड और हम इसको बोलेंगे पकाता।
फिर इधर आ जाते हैं, मतलब पूरा नहीं आएगा, तो हम इधर लिखना शुरू करते हैं। H इस हाइड्रोजन है, उसको हम बोलेंगे है Cu कोट, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Pt प्लैटिनम, सॉरी सो ये है Ag, A इसको सिर्फ A ही बोलिएगा, Ap। दिल्ली में आपकी सरकार थी ना बहुत समय तक, तो ये वो वाला आप है, आप, एंड लास्ट में खत्म करने के लिए सिर्फ का। ठीक है, तो एक बार पढ़ के देखिए। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कोड आप का। ठीक है, तो कितना इजी हो गया याद करना। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी लगातार कम होती। सबसे ज्यादा ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है सबसे ऊपर, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी लगातार कम होती चली जाएगी। ऐसे जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी लगातार कम होती चली जाएगी। ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव ये है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला जो है, सपोज मैं लेती हूँ यहाँ पे, सपोज मैं ले लेती हूँ मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जो मैग्नीशियम के ऊपर है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम से ऊपर जो है मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसलिए वो देखिए ये फर्स्ट है, सेकंड है, क्लास के अंदर ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, ऐसे करके समझ लीजिए। ठीक है, तो इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, इससे ज्यादा मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, कैल्शियम। कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, ऊपर बढ़ते जाइए वो सारी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम, कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम। ठीक है, नीचे की ओर आइए, पोटेशियम से कम रिएक्टिव सोडियम, को सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जितना हम नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, कम स्ट्रांग है, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग है, तंदुरुस्त है। ठीक है, तो अगर कोई तंदुरुस्त आदमी होगा तो वह हल्के फुल्के आदमी को तो एक धक्के से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ऐसे ही समझ लेते हैं कि हम जब अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे तो जो हल्का फुल्का आदमी होता है उसको घर से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो नीचे अगर मैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को लूंगी तो मैग्नीशियम ऊपर है, ज्यादा स्ट्रांग है, एल्यूमिनियम नीचे है, थोड़ा सा वीक है। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को उसके घर से धक्का मार के निकाल सकता है, पर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं निकाल सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम तो वीक है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे रिएक्टिविटी लगातार कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये लीस्ट रिएक्टिव स्पेलिंग। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये मोस्ट रिएक्टिव एंड ये लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बिल्कुल इजी हो जाएंगे अभी आप लोगों के लिए। इसको नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट इसका हमने बात करी थी कि ये इसका हम ना पहले इसके वर्ड इक्वेशन को समझेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है उनको देखते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। ठीक है, तो क्या दोज रिएक्शंस in which one element displaces another element
फ्रॉम अ कंपाउंड, कंपाउंड उसका घर है, ठीक है। तो कंपाउंड से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उस कंपाउंड से हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाता है, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए इसको याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका, इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटाती हूँ। तो चलिए अब एक आपको बहुत इजी सी ट्रिक बता दूंगी, तो उस इजी सी ट्रिक की वजह से आप कभी इसको भूलेंगे ही नहीं, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकती अगर आप थोड़ी बहुत चीजें उसमें याद कर लेंगे तो देखिए हमें अब क्या याद करना है कि मोर रिएक्टिव मेटल प्लस रिएक्ट करता है लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट, यह कंपाउंड लेस रिएक्टिव का बना हुआ, ठीक है। जब भी कभी ऐसा होगा तो हमेशा रिएक्शन अकर करेगी, हमेशा वो रिएक्शन हमेशा होगी, ठीक है। मोर रिएक्टिव मतलब बहुत तंदुरुस्त आदमी है, ठीक है, एक तंदुरुस्त सा बिल्कुल हट्टा कट्टा सा आदमी है तो वो मोर रिएक्टिव हो गया, ठीक। उसने लेस रिएक्टिव मतलब एक बहुत ही वीक आदमी को उसके वो अपने घर पे रह रहा है तो वो ये मोर रिएक्टिव आदमी आया, तंदुरुस्त आदमी आया, उसने इस वीक रिएक्टिव आदमी को उसके घर से धक्का मार के निकाल दिया, निकाल सकता है ना क्योंकि वो तो स्ट्रांग है, निकाल लेगा, तो ये रिएक्शन अकर करेगी क्योंकि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो मैं कर दूं लेस रिएक्टिव मेटल प्लस मोर रिएक्टिव मेटल सॉल्ट। अब मुझे बताइए कि क्या ये रिएक्शन अगर कर सकती है? एक बहुत वीक सा आदमी है, वो एक स्ट्रॉन्ग सा आदमी जो अपने घर में बैठा हुआ है, उसको क्या उसको धक्का मार के निकाल सकता है उसके घर से? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वो अपने घर में बैठा हुआ, सॉल्ट सॉल्यूशन उसका घर है, ठीक है। तो जब कभी भी उल्टा होता है इसका मतलब लेस रिएक्टिव मेटल जो होता है वो ऑल अलोन होता है, अकेले होता है, पर मोर रिएक्टिव मेटल अपने घर के अंदर होता है मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन में होता है, तो इस तरह की रिएक्शन अगर नहीं करती हैं क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल्स जो है वो मोर रिएक्टिव को बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है, और नहीं कर सकते हैं। पर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को उसके घर से डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन अगर करती है और ये रिएक्शन अगर नहीं करती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए प्लीज, और फिर देखिए ये रिएक्शंस लिखना आपको लिए कितना आसान हो जाता है, ठीक। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अगर आपने मेरी जो पहले की वीडियो बनी हुई थी वो सारी ढंग से देखी होंगी और उन सब की वैलेंसीज और ये सब याद कर लिया होगा, तो ये रिएक्शंस को करने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा चीज़ों को देखते हैं। तो हम कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं, जैसे CuSO4। अभी जब मैंने ये रिएक्शंस लिखना जब शुरू किया था केमिकल रिएक्शन, वहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है ना। तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि फिलहाल आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ लिख लीजिए कलर चेंज के लिए, जब हम कलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएंगे तो ये बताएंगे कि किस तरीके से कलर चेंज हो रहा है, तो हमको एग्जाम्पल सारे मिल जाएंगे। तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो सारी कलर चेंज की होती हैं, ठीक है, इनमें चेंज ऑफ कलर होता है, ठीक। सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं वो कलर चेंज की रिएक्शंस होती हैं, तो हमको इनके कलर्स याद करना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए इसको याद कर लीजिए, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एंड देन उसके बाद आपको ये सब बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। एक ये एंड Cu, तो कॉपर नाइट्रेट लिख रहे हैं, कॉपर की वैलेंसी 2। एक बार पॉज करिए और खुद से लिख के देखिए आप सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। इन दोनों की ही कलर होता है ब्लू, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं आयरन सल्फेट का या फेरस सल्फेट का एंड CuCl2, इन दोनों का ही कलर होता है ग्रीन, ठीक है। फिर आ जाइए ZnSO4, MgSO4
AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, फिर हम लिखेंगे PB सॉरी PbCl2, ये सब के सब कलरलेस होते हैं। ज्यादातर यही इक्वेशंस पूछी जाती हैं और पूछी नहीं जाती, तो उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि इनको आपको याद करना पड़ेगा। जहां पे कॉपर होता है ज्यादातर के केसेस में वो ब्लू ही कलर देता है, ठीक है। आयरन ज्यादातर केसेस में ग्रीन ही कलर देगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखिए कितनी इजी हो जाता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ रिएक्शंस को देखते हैं। हमें सिंटेक्स याद है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाला, और उससे हमें बस यहाँ पे थोड़ा सा एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखनी पड़ेगी सो दैट आप लोगों को समझना आसान हो जाए। तो बस पास ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझिए कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऊपर है, कॉपर से भी ऊपर है, सिल्वर से भी ऊपर है, ठीक है। तो कॉपर और सिल्वर को कॉपर और सिल्वर किसी भी तरीके से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं तो कॉपर और सिल्वर कभी भी एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो चलिए इसको अब देख लेते हैं, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। पहली रिएक्शन लिखते हैं, तो हमारी हो गई कॉपर सल्फेट प्लस मैं ले लेती हूँ Zn। अब मुझे बताइए कि क्या ये रिएक्शन अकर करेगी। हमें क्या करना है, क्योंकि ये कलर चेंज रिएक्शन है, कलर मेंशन करना बहुत जरूरी है। बिना कलर मेंशन किए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नहीं करेंगे, क्योंकि कलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं वो सारी की सारी चेंज ऑफ कलर को दिखाती हैं, ठीक है। तो आप देखिए कॉपर सल्फेट है और वो जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है। कौन सा मोर रिएक्टिव मेटल है इसमें से, जिंक मोर रिएक्टिव। कैसे देखेंगे, देखिए ये रहा जिंक, कॉपर कहाँ है, ये रहा, कौन ऊपर है, जिंक ऊपर है। मोर रिएक्टिव कौन सा हो गया, जिंक हो गया। लेस रिएक्टिव कौन सा हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना। तो कॉपर ऊपर सिल्वर नीचे, मोर रिएक्टिव मेटल है जिंक और लेस ये, तो ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिंक, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर तो बहुत जिंक की तुलना में तो बहुत वीक है, तो वो उसको कॉपर को उसके घर से धक्का मार के निकाल देगा, निकाल सकता है ना, स्ट्रॉन्ग है इसलिए। तो ये रिएक्शन अकर करेगी और अब क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। हमने अभी याद करा था ZnSO4 कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। तो देखिए कितना आसान हो गया, कोई मुश्किल आई नहीं, क्योंकि हमने छोटी मोटी जो चीजें हैं वो सारी पढ़ ली थी। एक और रिएक्शन लिखते हैं कि कॉपर सल्फेट अगर मैग्नीशियम को करे तो अब क्या होगा, क्या ये रिएक्शन अकर करेगी। फिर से देख लेते हैं, यहीं पे कॉपर यहाँ पे है और मैग्नीशियम कहाँ है, देखते हैं। मैग्नीशियम ये रहा ऊपर, कॉपर से तो ऊपर ही है, इधर है मैग्नीशियम, ठीक है। तो अब जो ऊपर होता है वो मोर रिएक्टिव हो गया, ठीक है ना, यही बताया था हमने कि जो ऊपर होता है वो मोर रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव हो गया और कॉपर लेस रिएक्टिव हो गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कौन है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग है, अकेले है, और कॉपर वीक है, अपने घर पे है। तो मैग्नीशियम आएगा और कॉपर को धक्का मार के उसके घर से निकाल देगा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस Cu। कलर चेंज देख लेते हैं, CuSO4 ब्लू, MgSO4 अभी बताया था कलर लेस, ठीक है। नोट करिए इन दोनों को।
चलिए अब एक और लेते हैं, हम लेते हैं AgNO3 प्लस Cu। ठीक है, अब देखते हैं AgNO3 प्लस Cu ये क्या होता है, इसमें रिएक्शन होती है कि नहीं होती। चलिए फिर से चलते हैं यहीं पे। तो जो ऊपर है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ऊपर देखते हैं ये रहा Cu और ये रहा Ag, कौन सा ऊपर है, Cu ऊपर है आपकी बात। तो स्ट्रांग क्या हो गया, मोर रिएक्टिव क्या हो गया, कॉपर हो गया। लेस रिएक्टिव क्या हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कॉपर स्ट्रॉन्ग हो गया इस बार, क्योंकि उसके साथ में सिल्वर है। अगर मैग्नीशियम था तो कॉपर वीक था, क्योंकि मैग्नीशियम नीचे है और सॉरी मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर नीचे है। पर जब हम सिल्वर एंड कॉपर लेंगे तो कॉपर तो ऊपर आ गया, अब कॉपर स्ट्रॉन्ग हो गया और सिल्वर वीक हो गया। ठीक है, तो जो ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए क्या ये रिएक्शन अगर करेगी, यहाँ पे ये वीक था क्योंकि जिंक साथ में था, पर यहाँ पे कॉपर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सिल्वर साथ में है। ठीक है, तो अब कॉपर स्ट्रॉन्ग है और सिल्वर वीक है, तो कॉपर क्या सिल्वर को उसके घर से धक्का मार के निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, क्योंकि सिल्वर उसके नीचे आ रहा है, वीक है, एक लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन अगर करेगी और आपकी बार बन जाएगा Cu कॉपर नाइट्रेट, कॉपर की वैलेंसी 2 लेके चलिए और एक बार पॉज करके खुद बना के देखिए, प्लस Ag। अब इसका मैंने आपको कलर क्या दिखाया था, इसका कलर था आपका ब्लू, इसका कलर क्या था, इसका कलर था कलरलेस था, कोई कलर ही नहीं था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक और लेते हैं, तो CuCl2 प्लस Pb, क्या ये रिएक्शन ऐसा करेगी, मुझे बताएंगे। चलिए फिर से एक बार चेक करते हैं कौन ऊपर है कौन नीचे है। इस वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से चेक करके देखिए कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, क्या ये रिएक्शन अकर करेगी। देखते हैं, ये रहा कॉपर और ये रहा लेड। अब की बार कॉपर नीचे आ गया और लेड ऊपर चला गया, तो जो ऊपर है वो स्ट्रॉन्ग है, ये मोर रिएक्टिव मेटल है, जो नीचे है वो वीक है और वो लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो अब क्या है, लेड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कॉपर वीक है, तो लेड स्ट्रॉन्ग है इसलिए कॉपर को कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन से धक्का मार के निकाल देगा, क्योंकि कॉपर तो वीक है लेड के कंपैरिजन में, राइट। तो ये भी रिएक्शन अकर करेगी। अब कॉपर इसका कलर क्या था, इसका कलर था ग्रीन। ठीक है, अभी क्या बन जाएगा, PbCl2 प्लस Cu। ठीक है, और PbCl2 का कलर क्या था, PbCl2 का कलर था कलरलेस। ठीक है, तो PbCl2 क्या था, कलरलेस था। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए कलर में चेंज हो रहा है, लिख लीजिए। अब एक रिएक्शन और आती है पूछने में कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, या एक और, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, ये क्या ये रिएक्शन अकर करेगी, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं, हमारा फंडा तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, जो ऊपर है वो स्ट्रांग है और जो स्ट्रांग है वो वीक को उसके घर से धक्का मार के आराम से निकाल सकता है। ठीक है ना, तो आयरन रहा ये, बाकी सब मिटा देती हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर। कौन मोर स्ट्रॉन्ग है, कौन मोर रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है। ठीक है, कौन लेस रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, क्योंकि कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है। ठीक है, तो आयरन तो हो गया स्ट्रॉन्ग। अब आयरन है स्ट्रॉन्ग और कॉपर है वीक, तो क्या आयरन कॉपर सल्फेट को उसके घर में से निकाल सकता है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकता है। और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब इनमें इनमें कलर ये ब्लू कलर है और FeSO4 किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा और आप उसको उन क्वेश्चंस को लिखेंगे कैसे, जवाब कैसे देंगे। तो चलिए पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। अगर
क्वेश्चन के फॉर्म में आया ये। तो हमारे पास आया कि हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी भरा, और अभी ये पानी जो है वो ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का हमने इसको भर दिया, ठीक है, सॉरी, हमने इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है सारा। अब क्या करेंगे, हम इसमें एक नेल डाल देते हैं। ये मान लीजिए कि हमने एक नेल डाल दी इसमें आयरन की, ठीक है, इसके अंदर हमने एक आयरन की नेल को डिप कर दिया, ठीक। अब क्या होगा कि ये तो है आयरन, ये है Fe, और ये सॉल्यूशन जो है वो है कॉपर सल्फेट का। रिएक्शन का करेगा, बिल्कुल करेगा, अभी बताया था। कॉपर तो आयरन से कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव होने की वजह से आयरन उसको उसके घर में से निकाल सकता है। तो अब क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ब्लू की जगह पे ये कलर हो जाएगा सॉल्यूशन का ग्रीन, ये सारा ब्लू गायब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा ग्रीन कलर का, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया सब ग्रीन कलर का, ठीक है, ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो गया सारा, ठीक। और साथ में ये जो आयरन नेल था, इसके ऊपर कुछ रेड सा डिपॉजिट दिखाई दिया, ये रेड डिपॉजिट सा था, ठीक है। क्वेश्चन ये आया कि ये बताइए कि कलर चेंज क्यों हो गया, और ये आयरन नेल क्या है, रस्टिंग हो गई इसमें, क्योंकि उसके ऊपर तो हमको रेड सा डिपॉजिशन दिख रहा है। तो क्या ये रेड जो डिपॉजिशन है ये आयरन की रस्टिंग को दिखाता है? हम आंसर कैसे देंगे उसको समझिए। हम कहेंगे नहीं, ये रस्टिंग नहीं है। क्या हुआ है, हुआ ये है कि कॉपर सल्फेट ने जब कॉपर सल्फेट में जब हमने आयरन नेल डाला तो इसने रिएक्शन करा और दे दिया आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, ठीक है। लिखेंगे कैसे, लिखना देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे आयरन इज मोर रिएक्टिव, more reactive than copper, so iron will displace copper from its salt solution, ठीक है। क्लियर है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो है वो कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। और उसके बाद ये रिएक्शन भी लिखनी है आपको। रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो यही सब जगह पे नंबर कटते हैं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो सारी चीजें देंगे आपको, ड्राइंग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, सिर्फ ये रिएक्शन एंड कलर मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कलर चेंज को दिखाती है, एंड देन ये आंसर लिखना जरूरी है। ये आपके अपने लिए है, इसको कहीं पे भी मेंशन नहीं करना होता। आप अपना एक साइड में बनाइए ताकि आप सारे जो भी आप आंसर्स कर रहे हैं उसमें से कुछ भी गलती होने के चांसेस ना रहें, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ मैं AgNO3 जो अभी कराया था आपको, और ये कर देती हूँ Cu, और यहाँ पे आपकी बन गई CuNO3, ओके ना, CuNO3 होल ट्वाइस। अब कलर चेंज हो जाएंगे सारे। ये AgNO3 था हमारा कलरलेस, और ये था हमारा ब्लू। तो सिंटेक्स इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा सिवाय इसके कि हम यहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस करेंगे कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ओके। सो कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन,
ठीक है, देखा? तो हमारा वो पूरा जो सिंटेक्स है वो वही चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम नीचे आंसर को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब एक और करके देखते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो, मान लीजिए ये है MgSO4 प्लस Zn। अब बताइए क्या होगा, पॉज करिए और सोचिए क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, और देखिए चेक करिए कि जो आपने सोचा वही मैं लिख रही हूँ कि नहीं लिख रही हूँ। तो देखिए Mg कहाँ पे है, ये रही, ठीक है, मोर रिएक्टिव, और Zn कहाँ पे है, ये रहा, नीचे है, इसलिए ये हो जाएगा लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो अब क्या हो गया, लेस रिएक्टिव मेटल तो बाहर है, ठीक है, और मोर रिएक्टिव मेटल अपने घर में बैठा हुआ है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मेटल है वो अपने घर में बैठा हुआ है, जो वीक मेटल है वो घर से बाहर है। क्या ये वीक मेटल इस स्ट्रॉन्ग मेटल को धक्का मार के निकाल सकता है उसके घर से? क्या कर सकता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि हम क्या लिखेंगे कि दिस रिएक्शन विल नॉट अकर। अगर आपको पूछा जाता है कि क्या ये रिएक्शन अकर करेगी, तो तुम लिखोगे नो दिस रिएक्शन विल नॉट अकर। क्यों नहीं अकर करेगा? तो अब यहाँ पे देखिए सिंटेक्स चेंज करते हैं फिर से। ठीक है, तो हम लिखेंगे Mg is more reactive than Zn, so Zn will not displace Mg from its salt solution। ठीक है, क्लियर है कि Zn जो है वो तो Mg जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है Zn से, तो वो Zn को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं करेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Zn जो है वो लेस रिएक्टिव है Mg से, तो भी वही आ जाएगा कि Zn Mg को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि अगर ये क्वेश्चन को मैं पूछ लूं ऐसे, ZnSO4 plus Mg gives MgSO4 plus Zn। ठीक है, कलर मेंशन, ये कलरलेस Cl लिख दे रही हूँ, और ये भी कलरलेस Cl लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो पॉसिबल है, पर क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, उल्टा भी पॉसिबल है? रिवर्स मतलब क्या हो गया कि इन दोनों की जगहों को चेंज कर दीजिए। रिवर्स यही हुआ ना कि मैं इसको उल्टा कर दूं कि Mg यहाँ ले आऊं और Zn यहाँ ले आऊं। ठीक है, तो भी आंसर आपका यही रहेगा। ठीक, वो रिवर्स के फॉर्म में आया, वो डायरेक्टली इक्वेशन दिया हो, तो आपको लिखना यही है, इसी तरीके से लिखना है। इसको सिर्फ याद भर कर लेना है, और बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं कि एक मेटल दूसरे मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन, घर क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, घर मीन सॉल्ट सॉल्यूशन, तो वो मेटल जो स्ट्रॉन्ग है वो उसको वीक वाले मेटल को उसके घर में से या सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। या कि फर्स्ट मेटल सेकंड मेटल से वीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग वाले मेटल को उसके घर से या सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो बस इतना ही लिखना है, और देखिए सारी रिएक्शन हमारी बिल्कुल याद हो गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के सीरीज में ये लास्ट टाइप है। ठीक है, चलिए अब आ गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शन, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी पूछा जाता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस।
ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये इस फॉर्म में भी पूछा जाता है। जब मैं आप लोगों को रिएक्शन करा रही थी तो उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि याद रखिएगा ये रिएक्शन के एग्जाम्पल हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तब देंगे। ठीक है, तो आप देखिए एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं कैसे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोले, एक ही बात है। ठीक, अब देखिए जो हमने वो सेकंड स्टेप पढ़ा था ना कि कैसे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन अगर करी, तब मैंने बोला था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा। तो यही है वो डबल डिस्प्लेसमेंट। तब मैंने बोला था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस लिख लीजिएगा। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी होती हैं। ठीक है, ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं, तो देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, कैसे लिखा जाता है। पहले इसका जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। तो दोज रिएक्शंस in which exchange of ions तो देखिए इसको फिर से देखिए, इसको लिखते हैं दोज रिएक्शंस in which two compounds reacts by exchanging of ions and two new compounds are formed। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है इस तरह की, इनको हम बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर रिएक्शंस को देखते हैं। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि वो कौन सी रिएक्शंस हैं जो जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, या पूछा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है। तो दोनों ही केसेस में ये इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है वो विदाउट एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस के हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो मैं चलिए इसको अब आगे करते हैं, शुरू करते हैं रिएक्शन को। तो हम एक पहली रिएक्शन लेते हैं, ये है हमारी BaCl2 प्लस Na2SO4। ओके, ये हमें देता है BaSO4 प्लस NaCl। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? देखिए ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक और चीज बताती हूँ कि जब आप आयनिक रिएक्शंस लिखते हैं, इसमें आयन है इसलिए इस तरह की रिएक्शंस को हम आयनिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो जब हम आयनिक रिएक्शंस को लिखते हैं तो हम बजाय मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन करें, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हम पूरे पूरे आयंस को या रेडिकल्स को साथ में लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करें। ये BaCl2 कितने बेरियम यहाँ पे है, एक, यहाँ पे एक बेरियम हमारे बैलेंस्ड है। क्लोरीन कितना है, एक, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितने हैं, दो, यहाँ पे एक, मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ। मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। सोडियम देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सोडियम बैलेंस्ड है। सल्फेट रेडिकल देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, सल्फेट रेडिकल बैलेंस है। पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी। एक बेरियम, दो क्लोरीन, दो सोडियम और सल्फेट रेडिकल यहाँ पे एक, हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब देखिए आयन क्या होते हैं, जब भी हम किसी इस तरह के रिएक्शंस को लिखते हैं
तो हम पहले कैटायन लिखेंगे, उसके बाद एनायन लिखेंगे, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं वो, ठीक है। अगर वो डोनेट कर रहे हैं तो वो क्या है कि कोई भी चीज डोनेट करना तो एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव करेक्टर है, ठीक है। तो वो क्या होंगे, उसमें उनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव को हमने कैसे याद रखा था, कैटायन से। कैटायन के बीच का टी जो है वो पॉजिटिव बनाता है ना, टी ऐसे बीच में काटते हैं तो प्लस साइन बन जाता है ना। तो पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। तो नेगेटिव आयंस को क्या बोलेंगे, एनायंस। तो जितने मेटल हैं वो कैटायन, ठीक है। तो देखिए ये बेरियम मेटल है, कैटायन। क्लोरीन नेगेटिव आयन, सोडियम मेटल है, कैटायन। कैसे पता चल रहा है, हमारे एक तो मेटलर्जी सीरीज, सॉरी हमारे एक तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, बाकी कुछ मैंने आपको मेटल्स लिखाए भी थे अलग से। मेरी फर्स्ट ये वीडियो में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो अब देखिए सल्फेट रेडिकल है, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। अभी कैसे है, अभी कैसे अरेंज है, देखिए फिलहाल का अरेंजमेंट क्या है, इसका एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, ठीक है। तो बेरियम अभी नेगेटिव क्लोरीन के साथ है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा तो अब ये नेगेटिव सल्फेट के साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव बेरियम आयन नेगेटिव सल्फेट आयन के साथ में आ गया। तो देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ ना। अब ये सोडियम जो है वो पॉजिटिव, ये इस क्लोरीन के साथ में आ जाएगा जो पहले सल्फेट के साथ में था। तो अब देख रहे हैं एक्सचेंज ऑफ आयन अकर किया कि नहीं किया, देख रहे हैं इसको कैसे हो रहा है। बेरियम पहले क्लोरीन के साथ में था नेगेटिव, पर अब आ गया नेगेटिव सल्फेट रेडिकल के साथ में। सोडियम पहले सल्फेट के साथ में था, अब आ गया क्लोरीन के साथ में, ठीक है। तो ये है एक्सचेंज ऑफ आयन। तो क्या बन गया, BaCl2, सॉरी BaSO4। हमें सबकी वैलेंसीज पता है, हमें बेरियम की पता है 2 है, हमें सल्फेट रेडिकल की पता है 2 है, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, BaSO4। हमें सोडियम एंड क्लोरीन दोनों की पता है 1 1 है, तो क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। तो देखा कितना इजी हो गया। अच्छा एक और चीज, जब हम आयन की बात करते हैं तो आयन जो आयनाइजेशन होता है बिना पानी के नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन जो है एक्वस सॉल्यूशन में होती है, एक्वस स्टेट में होती है। तो इसमें AQ एक्वस लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखेंगे ये सब छोटी छोटी चीजों से ही मार्क्स कट जाते हैं, चले जाएंगे। आप तो सोचेंगे आप बड़ा अच्छा लिख के आए, बिल्कुल 100 में 100 लाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को याद रखिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आपने अगर थर्मल है तो हीट लिखना है, आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी लिखनी है, आपने फोटोलिटिक है तो उसमें सनलाइट लिखनी है। ऐसे ही यहाँ पे फिर कलर चेंज की जो रिएक्शन है उसमें कलर मेंशन करना है। यहाँ पे आपको एक्वस एक्वस लिखना है। और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो बेरियम सल्फेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है और फिर ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन को लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन PbNO3 मीन्स हम कैसे करेंगे, लेड की वैलेंसी 2 और PbNO3 बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा तभी आपको ये सब समझ में आएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। तो लेड नाइट्रेट, अब पोटेशियम आयोडाइड कैसे बनाएंगे, पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडीन की 1, Ki, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे बनेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए एक्सचेंज ऑफ आयन करते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयन होगा तो ये Pb चला जाएगा इस आयोडीन के साथ में और ये Ki आ जाएगा इस नाइट्रेट के साथ में, ठीक है। हमको सबकी वैलेंसीज पता है तो हम फटाफट बना लेते हैं। तो लेड की 2 वैलेंसी है, आयोडीन की 1 वैलेंसी, क्या बन जाएगा, PbI2, ठीक है। अब पोटेशियम की 1 वैलेंसी है और नाइट्रेट रेडिकल की भी 1 वैलेंसी है, क्या बन जाएगा, KNO3। देखा कितना इजी हो गया, जब हमको सारे रेडिकल्स की वैलेंसी पता है, हमको कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव पता है, तो देखिए सब कुछ कितना आसान हुआ जा रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इनिशियल जो अभी तक जो पहली वीडियो यही देख रहे हैं, 1 शॉट ही देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि फर्स्ट सेकंड वीडियो को जाके जरूर से एक बार चेक कर लें, क्योंकि सारा बेसिक जो केमिस्ट्री का है वो उन फर्स्ट और सेकंड वीडियो में है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज की वीडियो से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके लिंक भी आपको, अगर आपने देखना होगा कि मैंने जो बोला वो कैसे हो रहा है, तो मैग्नीशियम रिबन जल रहा है तो डैजलिंग फ्लेम क्या होती है एक्सेट्रा, तो वो भी आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए हमने कितना आसानी से कर लिया, एक्सचेंज ऑफ आयन करना है और वैलेंसीज तो हमको पता ही है, तो हमारी फटाफट बन गई। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, थर्ड थिंग, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमको फिर मिलेगा डब्बा 0, ठीक है।
तो अब देखिए बैलेंस करने के लिए हम पूरा मेटल नॉन मेटल एक्सेट्रा नहीं करेंगे, ये आयनिक रिएक्शन डायरेक्टली जाते हैं। लेड कितना है, एक एक, लेड तो हमारा बैलेंस हो गया। अब नाइट्रेट रेडिकल यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1, क्या करूँ, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारा नाइट्रेट रेडिकल भी बैलेंस हो गया। पोटेशियम कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया 2, तो हम यहाँ पे पोटेशियम बैलेंस कर देते हैं। आयोडीन रेडिकल आयोडाइड कितना है, 2 इधर, और इधर कितना है 1, इधर भी 2, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो फिर से देख लीजिए, लेड 1, नाइट्रेट 2, ये देखिए इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेशियम 2, आयोडीन 2, सब बैलेंस, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये सब एक्वस सॉल्यूशन में है, ये भी एक्वस है, ये प्रेसिपिटेट है, और ये भी एक्वस है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब एक और करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगी। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट, हम लेते हैं, ये सब वो रिएक्शंस हैं जो आपके बोर्ड में पूछी गई हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो हमने ये क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीडियो को पॉज करिए और लिखने की कोशिश करिएगा। ये रहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम की वैलेंसी 1 और हाइड्रोक्साइड की भी 1, ठीक है। अब चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयन देख लेते हैं कैसा हो रहा है। तो ये रहा हमारा एक्सचेंज ऑफ आयन, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा, हो गया एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको लिखते हैं। तो हमारा बन गया Al, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो क्या बनेगा, Al को OH के साथ में अगर हमें कनेक्ट करना है और OH की वैलेंसी 1 है, तो क्या बन जाएगा, OH की तो 1 है, एल्यूमिनियम के नीचे चला गया, एल्यूमिनियम की 3 है, OH के नीचे आ गया, क्या बन गया, AlOH होल थ्राइस, ठीक है। अब अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अमोनियम की भी 1 और क्लोराइड की भी 1, तो क्या हो जाएगा, NH4Cl, ठीक है। क्या ये सही है, नहीं अभी गलत है, हमने इसमें एक्वस नहीं लिखा है, एक्वस, और ये बन गया प्रेसिपिटेट और ये है एक्वस, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक और रिएक्शन है उसको लेते हैं जो बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है। तो अब है बेरियम आयोडाइड, बनाने की कोशिश करिए कैसे बनाएंगे। बेरियम की वैलेंसी 2, आयोडीन की 1, आयोडाइड की 1, तो ये बन गया BaI2 प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम की 1, ब्रोमाइड की भी 1, KBr, ठीक है। ये दे देगा क्या, चलिए अब बना के देखते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास चला जाएगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ आ जाएगा, है ना। तो हमारा ये हो गया काम, एक्सचेंज ऑफ आयन। चलिए बना के देखते हैं। वैलेंसी तो हमको सारी याद है ही है। तो बेरियम की वैलेंसी 2 और ब्रोमाइड की वैलेंसी 1, ठीक है। क्या बन जाएगा, BaBr2 प्लस पोटेशियम की 1 एंड आयोडीन की भी 1, क्या हो जाएगा, Ki, ठीक है। ये क्या सही लिखा हुआ है, नहीं, अभी तो हमने एक्वस नहीं लिखा है इसमें, ठीक। ये प्रेसिपिटेट और ये एक्वस, ठीक है। ओके, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, चलिए देख लेते हैं। Ba1 बैलेंस्ड, आयोडीन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो हम इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हम पोटेशियम को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन 2 और ब्रोमीन 2, हमारी इक्वेशन बैलेंस। फिर से देख लेते हैं, बेरियम 1, आयोडीन 2, पोटेशियम 2, ब्रोमीन 2, बैलेंस्ड है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का।
तो पहले हम समझ लेते हैं कि रेडॉक्स होती क्या है। ये रेडॉक्स क्या होती है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब भी साथ में होता है तो इस तरह की रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ एक ही टाइम पे अकर कर रहा है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि एक चीज का कम हो रहा है, रिड्यूस हो रही है एक चीज, तो जैसे ही एक रिड्यूस कर रहा है दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे इसको ऐसे लेते हैं कि दो फ्रेंड्स है, फिर से राम श्याम को ले लेते हैं। चलिए, तो राम और श्याम दो फ्रेंड्स हैं। अब राम के पास खाना नहीं है, लंच टाइम हो गया, वो अपना टिफिन लाना भूल गया। ठीक है, और शाम के पास दो पराठे एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से होती है। राम ने कहा मुझे तो बहुत भूख लगी, मुझे भी कुछ खाना है, तो श्याम ने कहा मैं तो दो एक्स्ट्रा पराठे लेके आया हूँ। तो श्याम ने ऐसे दो पराठे उठाए और राम की ओर बढ़ाए, तो रिडक्शन हुआ श्याम से और सेम टाइम में एक्सेप्ट किया राम ने। ठीक है, वो एक साथ ही अकर किया। ठीक, अगर श्याम देगा और राम लेगा ही नहीं तो कैसे पॉसिबल होगा, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो एक साइड से चीजें जाती रिड्यूस होती हैं और जैसे ही रिड्यूस हुई तो दूसरी साइड से एक्सेप्ट हो जाती है। इस तरह की रिएक्शंस को जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब समझिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो एकदम ग्लोई चेहरा होता है उसका, खूब कोई झुर्रियाँ नहीं होती, कुछ नहीं होती। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है और जब तक बुढ़ा होता है तो चेहरे में सारी झुर्रियाँ आ जाती हैं, बहुत डल शक्ल हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है? हम कैसे किसी को देख के पहचान लेते हैं कि अच्छा कोई बच्चा है, मान लीजिए कह रहा है 15 साल का, कह रहा है मैं तो 5 साल का हूँ, क्या आप मान लेंगे? आप नहीं मान पाएंगे। क्यों नहीं मान पाएंगे? एक तो आपको उसके चेहरे से समझ में आ जाएगा। या कोई 15 साल का बच्चा है, कह रहा है मैं 25 साल का हूँ, आप तब भी नहीं मान पाएंगे, क्योंकि आपको उसके चेहरे से समझ में आ रहा है कि नहीं ये 25 साल का है ही नहीं। 25 साल का चेहरा तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा और मैच्योर। तो वो मैच्योर क्या चीज़ है? वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारी स्किन का। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तब भी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? झुर्रियाँ पड़ती चली जाती है, चेहरा डल होता चला जाता है और आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा ये तो इतने साल का नहीं हो सकता, ये तो उतने साल का होगा, इस एक्सेट्रा। तो चलिए अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन हम यहाँ पे केमिस्ट्री में कैसे समझेंगे। तो कोई तरीका होगा इसके लिए, तो देखिए तो ये है रिडक्शन और ये है ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहली चीज रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो हम कहते हैं कि रिडक्शन अकर किया है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अगर एक चीज रिमूव होती है तो दूसरी साइड वही चीज एक्सेप्ट हो जाती है, तो ये क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां से रिमूव हो गया और यहां पे एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, फिर देखिए ये क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर ऐड होते हुए दिख रही है कहीं पे किसी इक्वेशन में तो आप कहेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन अकर कर रहा है। ठीक है, तो अगर इधर ऐड हो रहा है तो इधर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, थर्ड क्या होता है? अब देखिए इस वर्ड को याद रखिए, GER, गर, या तो ये याद रखिए या याद रखिए RIG, रिग, किसी भी तरीके से। क्या है ये गर? ये गर है, पहले मैं गर समझा देती हूँ। गर क्या चीज है? गर क्या है? ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का साइन बनाया हुआ है, इज रिडक्शन, ये है गर। ठीक है, अब यहां पे क्या याद रखेंगे? यहां पे क्या याद रखेंगे? यहां पे लिखेंगे लियो। लियो क्या है? लियो क्या चीज है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। एक तरीका यह है याद रखने का, लियो गर। लियो इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है वहां पे हम कहेंगे ये रिडक्शन हो रहा है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। या हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, रिग। बात वही है, रिडक्शन
इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऑयल, ये क्या है, ऑक्सीडेशन इज, ये इज है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एक ही चीज लिखी हुई है, दोनों में से जो इजी लग रहा है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्या है, जब कभी भी एडिशन ऑफ मेटल होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, उधर ऐड हो रहा है तो इधर रिमूव हो जाना चाहिए, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मेटल। ये क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ मेटल, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट को नोट कर लिए, फिर देखिए आपको ये डॉक्स रिएक्शन कितनी इजी हो जाएंगी। चलिए लिखते हैं, एक एक करके रिएक्शन लेना शुरू करते हैं। तो पहली रिएक्शन लेते हैं हम। अच्छा, अगर हमको बनाना है कॉपर 2 का ऑक्साइड, कैसे बनाएंगे, तो CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड है, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉपर पे। क्या कम होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम होते हुए दिख रही है ना। यहाँ पे कॉपर में ऑक्साइड था, ऑक्सीजन थी, यहाँ पे नहीं है, तो क्या कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। ये हो रहा है रिडक्शन। कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का बड़ा अच्छा एक तरीका है, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन। अब यहाँ से तो रिमूव हो गई ऑक्सीजन, तो वो हो गया रिडक्शन। अब ऊपर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अगर ऐड हो रही होती है ऑक्सीजन तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब देखिए कितना आसान हो गया हमारा समझना। ये कॉपर ऑक्साइड जो है कन्वर्ट हो रहा है कॉपर पे, ऑक्सीजन कम हो जा रही है तो ये रिडक्शन है। हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है वाटर पे, ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है तो वो ऑक्सीडेशन है। पर इसको लिखेंगे कैसे, तो चलिए उसको भी देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। क्या हो रहा है, ब्रैकेट पे लिखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सो कॉपर ऑक्साइड। अब एक और चीज समझिए कि जितना भी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की बात करेंगे वो सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे करेंगे, हम इधर को नहीं ले रहे हैं, हम इधर को सिर्फ समझने के लिए ले रहे हैं। जो कुछ भी लिखना होगा वो रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, अभी हम आगे एजेंट की भी बात करेंगे। ये सारी बातें हम रिएक्टेंट साइड के लिए करेंगे, इधर के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो कॉपर ऑक्साइड इज बीन रिड्यूस्ड टू, और क्या बन जा रहा है, कॉपर पे रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, सो हाइड्रोजन इज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। ठीक है, अब एजेंट्स देखिए, और बहुत इजी है इसको भी समझना।
कैसे समझे? देखिए ये रिडक्शन के प्रोसेस में कॉपर पार्ट ले रहा है, कौन पार्ट नहीं ले रहा है। रिएक्टेंट साइड में जो कुछ भी करना है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन एजेंट है, ये सब रिएक्टेंट साइड से ही होना है। तो कॉपर ऑक्साइड तो पार्ट ले रहा है रिडक्शन की प्रोसेस में, कौन बच गया? हाइड्रोजन बच गया। ठीक है, तो जो बच जाएगा वो जिस प्रोसेस में जो प्रोसेस अगर कर रही है उसी का पार्ट होगा, उसी का एजेंट होगा। ठीक है, तो ये किसका एजेंट बन गया? ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, चलिए इसको समझते हैं। देखिए अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता, ये राम है और ये श्याम है, ठीक है, सॉरी ये श्याम है और ये राम है, तो अगर श्याम अपनी एक पराठा नहीं देता और राम उस पराठे को लेता नहीं, इसने तो दे दिया पर इसको लेना भी तो है। ठीक है, तो अगर ये लेगा नहीं तो ये रिड्यूस कैसे होगा? इसको ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? हवा में थोड़ा ना हो जाएगा। ठीक है, मास कोई डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होगा? अगर ये दे रहा है तो ये ले रहा है ना। ठीक, तो एजेंट कौन बना उसका? कि जब राम ने कहा मैं भूखा हूं, तभी तो श्याम ने उसको दिए अपने 2 पराठे। राम कहता ही नहीं मैं भूखा हूं, तो श्याम खा जाता चारों के चार। ठीक है, तो एजेंट कौन बना उसका इसके रिडक्शन का? वो बना हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हर चीज हम रिएक्टेंट साइड से लेंगे। तो रिएक्टेंट जो है वो कॉपर ऑक्साइड यूज हो रहा है किस प्रोसेस के लिए? रिडक्शन में। ठीक है, कौन बच गया? हाइड्रोजन बन गया। जो बच जाएगा वही एजेंट बन जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या होगा? उसका एजेंट बन जाएगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन यहाँ से हटी वो हाइड्रोजन को ही तो मिली। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन हो जाएगा। तो जो प्रोसेस अकर कर रही है उसी का ये एजेंट होगा। प्रोसेस अगर कर रही है रिडक्शन, तो ये कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल for the reduction of CuO. So it is, so hydrogen is, it मत लिखिएगा कभी भी क्योंकि वो समझ में नहीं आता, वहां नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं। So hydrogen is reducing agent। ठीक है, क्लियर? तो अब देखिए दूसरे को समझ लेते हैं। इसको हटा देती हूँ नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, अब देखिए ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें रिएक्टेंट साइड से कौन क्या पार्ट ले रहा है? हाइड्रोजन पार्ट ले रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में रिएक्टेंट साइड से किस चीज ने पार्ट लिया? हाइड्रोजन ने पार्ट लिया। क्या बच गया है? कॉपर ऑक्साइड बच गया है। ठीक है, कौन से प्रोसेस में के लिए बच गया है? ऑक्सीडेशन का। तो ये कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन एजेंट। क्यों हो जाएगा ऑक्सीडेशन एजेंट? उसको समझते हैं कि अगर हाइड्रोजन से वाटर बना तो कॉपर ऑक्साइड अगर अपना ऑक्सीजन नहीं देता तो ये हाइड्रोजन से वाटर कैसे बनता? ठीक है, इसने ऑक्सीजन दी तभी तो ये वाटर बना है ना। ठीक, राम को श्याम ने 2 पराठे दिए तभी तो उसने लिए ना। वो देता ही नहीं तो वो लेता क्या? हाथ ऐसे खोल के रह जाता। ठीक है, तो कि क्या हुआ? इसने ऑक्सीजन दी तो ही तो ये हाइड्रोजन से वाटर बना। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। चलिए, कॉपर ऑक्साइड इज, पूरा लिखना पड़ेगा, कॉपर नहीं है ये, कॉपर ऑक्साइड है पूरा। ठीक, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन of hydrogen. So copper oxide is oxidizing agent। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा। तो अब देखिए, इसको देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के लिए इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पर भी लेके चलते हैं। ये जो MnO2 है ये MnCl2 में कन्वर्ट हो गया है, देख रहे हैं? तो यहाँ पे O2 था, यहाँ से गायब हो गया है, क्या हो गया?
ऑक्सीजन का जो रिमूवल है वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें HCl को, देखिए मैं HCl को ऐसे भी ले जा सकती हूँ कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन कहला सकता है। मैं एक और तरीके से ले आ सकती हूँ, इसको और आगे ले आऊं और ऐसे ले लूं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ से हाइड्रोजन गायब है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। तो आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। आपको ये ठीक लगे आप यहां तक ले आइए, आप यहां तक ले आइए। आपको ये ठीक ना लगे, आप इसके आगे तक लाना चाहते हैं तो आप यहां तक ले आइए। जहां तक मर्जी आप इसको, जो भी ठीक लग रहा है आप उसको करिए। चाहे तो HCl से Cl2 को देखिए, चाहे HCl से H2O को देखिए, दोनों ही सही है। ठीक है, तो चलिए हम इस बार Cl2 को लेते हैं, क्योंकि हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाली बात अभी इससे पिछली बार में नहीं कही है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे MnO2, थोड़ा ऊपर से लिखती हूँ, MnO2 is converting into MnCl2। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या हो रहा है, O2 गायब हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इस वजह से ये क्या हो जाएगा, सो MnO2 is being reduced। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, HCl is converting into Cl2। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या हो गया यहां पर, सो HCl is being ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, चलिए अब एजेंट्स की बात करते हैं। तो देख लेते हैं, फिर वही बात, सब कुछ हमको सिर्फ रिएक्टेंट साइड से करना है, हमें प्रोडक्ट साइड में नहीं जाना है। सारी चीजें चार की चार सिर्फ रिएक्टेंट साइड से आएंगी। ठीक है, तो अब देखिए ये रिडक्शन हो रहा है, MnO2 पार्ट ले रहा है रिडक्शन में, कौन बच गया, HCl बच गया। तो अब ये HCl क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि HCl की वजह से जो O2 निकल रहा है वो H के पास, हाइड्रोजन के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे, मैं इसको मिटा दूं जो लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए एक बार, इसको मिटा देते हैं, इसके नीचे ही लिखेंगे फिर। ओके, तो अब नेक्स्ट लिखते हैं। तो नेक्स्ट हमने लिखा HCl, yes, HCl is responsible for the reduction of MnO2. So HCl is reducing agent। ठीक है, फिर अब MnO2 की बात कर लेते हैं। देखिए MnO2 क्या कर रहा है, इसको मिटा देते हैं। नहीं, ओके ठीक है, चलिए लिखे रहने देते हैं। अब ये MnO2 को देखिए, MnO2 किसमें खाली छूटा हुआ है, ओके, ऑक्सीडेशन। तो MnO2 देखिए, अब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में कौन पार्ट ले रहा है, HCl पार्ट ले रहा है। ठीक है, तो खाली क्या छूट गया, MnO2। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है वो इस हाइड्रोजन के पास ही तो जा रही है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो हमारा MnO2 is ओके
responsible for the oxidation of HCl. So MnO2 is oxidizing agent. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में ही है ये और बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में. ठीक है, तो अब हमारे पास जितनी भी चीजें हमने लिख ली हैं उसी को यूज करते हुए करेंगे. तो देखिए सब चीजें कितनी आसान हो जाती हैं. तो नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है Na+O2 gives सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल भी नहीं. अब बैलेंस है, ओके, अब बैलेंस है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करें, यहाँ पे तो दूसरी चीज ही नहीं, हम कैसे दिखाएंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने उसमें लिखा था कि एडिशन ऑफ मेटल रिडक्शन है या रिमूवल ऑफ मेटल रिडक्शन है, उस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, तो चलिए करते हैं. पहले देखिए सोडियम एक मेटल है, सोडियम से सोडियम ऑक्साइड बन रहा है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है. ठीक है, अब दूसरा देखें, ये ऑक्सीजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई? सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई. ऑक्सीजन में क्या ऐड हो गया? मेटल ऐड हो गया. अगर मेटल ऐड होता है तो हम क्या बोलते हैं? ये रिडक्शन है. आपको लिखाया है, देखिएगा. ठीक है, देखिए इजी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. कि सोडियम से सोडियम ऑक्साइड बना है तो वो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन जो है वो सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, उसमें मेटल ऐड हो गई, और मेटल का एडिशन हमने बताया था क्या है? रिडक्शन है. इसलिए ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन है. ठीक है, अब यहीं पे हम और भी समझ लेते हैं कि देखिए ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या छूट रहा है? ऑक्सीजन. तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया? क्योंकि इसी की ऑक्सीजन इस सोडियम को मिली है. ठीक है, अब ये रिडक्शन के प्रोसेस में क्या छूट रहा है? सोडियम. ठीक है, और ये सोडियम क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, जो प्रोसेस चल रही होती है उसी का एजेंट बन जाता है. कैसे हो गया? क्योंकि अगर सोडियम ऐड नहीं होता ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन रिड्यूस भी नहीं होता. ठीक है, चलिए अभी सब चीज एक एक करके लिख लेते हैं. तो हमने लिखा सोडियम इज कन्वर्टिंग इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है? सोडियम ऑक्साइड. क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. क्या कहलाएगा? सोडियम इज बीन, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन इज कन्वर्टिंग इनटू, किस में कन्वर्ट हो रही है? सोडियम ऑक्साइड, और तो कुछ है भी नहीं. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ, अब देखिए क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ मेटल. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सो ऑक्सीजन इज बीन रिड्यूस्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सोडियम, ये 0.1, ये 0.2. ठीक है, फिर क्या है? सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन, सॉरी, फॉर द रिडक्शन of oxygen. So sodium is reducing agent.
ओके, अब ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन of sodium, so oxygen is oxidizing agent. ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों ही जो मैंने कराए थे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं। इनसे वो जितने भी हमने अलग अलग पॉइंट्स बताए थे वो सारे समझ में आए होंगे और रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इजी हो गई होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर लास्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए, अब आ गया हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक, वन शॉर्ट वीडियो का लास्ट आ गया है। ठीक है, इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया, सिर्फ समझाया। इसके नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी वन शॉर्ट टाइप होगा, तो उसको जरूर से चेक करिएगा, क्योंकि जो कुछ यहाँ पे पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अब आता है आपका कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? जब कभी भी मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स जो होते हैं वो एयर, मॉइस्चर और केमिकल के रिएक्शन की वजह से कुछ कोरोड हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन क्या हुआ? मेटल्स का कोरोड होना बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल एक्शन ऑफ एयर, केमिकल एंड मॉइस्चर। ठीक है, एयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर होता है उसका। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वो होता है रस्टिंग। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, और किस तरह की केमिकल रिएक्शन है? कोरोड हो रहा है, इसमें कोरोजन हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए एक ये इक्वेशन कई बार पूछी जाती है, इसका इक्वेशन लिखिए आप। तो ये है आपकी इक्वेशन, और ये है हमारा रस्ट। ठीक है, यहाँ पे .10 क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब होता है कि हमें खुद नहीं पता है कि कितना मॉइस्चर है एयर में, कम है ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ये एक्स फैक्टर जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये रस्टिंग की रिएक्शन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आता है हमारा इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? जब एरियल ऑक्सीडेशन होता है किनका? फैट्स का। द कंडीशन which occur because of the aerial oxidation of oils and fats, making the food unfit to consume and gives out unpleasant smell. ठीक है, तो जब ऑयल और फूड का एरियल ऑक्सीडेशन होता है, कैसे होगा ये एरियल ऑक्सीडेशन? अगर हम इनको खुला छोड़ देंगे तो एरियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, उसमें सिर्फ खुला ही नहीं छोड़ना होता, आपने अगर थोड़ा सा इसको ऐसे लीजिए कि अचार बनता है, तो अगर मम्मी लोग बोलते होंगे कि अचार बना है तो इसमें गीली चम्मच मत लगाइए। क्यों? क्योंकि अगर हम गीली चम्मच लगाएंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी कि अब उनका एरियल ऑक्सीडेशन
हो सकता है, ठीक है, वो खराब हो जाएगा, ठीक। तो एक अनप्लीजेंट स्मेल आएगी उसमें, वो अनफिट हो जाएगा कंज्यूम करने के लिए, ठीक। तो इस चीज को रोका कैसे जा सकता है? पहले किस तरीके से रोके कि हम एंटीऑक्सीडेंट फूड खाएं, ठीक है। दूसरा हम क्या करें कि इस तरीके के जो ऑयल फैट है जिसमें उनको हम रख रहे हैं, उसका जो कंटेनर है उसको हम फ्लश कर दें नाइट्रोजन से, ठीक है। तो उसके अंदर हम नाइट्रोजन भर दें, फ्लश विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस। क्यों नाइट्रोजन गैस से कर लें? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बहुत ही अनरिएक्टिव होती है, वो रिएक्ट नहीं करती। अगर ऑक्सीजन रहेगी ना तो फिर उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो खराब हो सकते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। जो आपके चिप्स के पैकेट्स होते हैं ना, पता नहीं कब बनते हैं, कब वहां से कहाँ होलसेलर के पास पहुंचेंगे, वहां से आपके जो घर के आसपास में जो लोकल वेंडर्स हैं उनके पास पहुंचेंगे, फिर आप उसको रख देंगे और कब खाएंगे। तो इतने में तो उसका अगर ऑक्सीजन भरी होती है, जो बीच का जो गैप होता है, तो बिल्कुल सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन भरी जाती है। जो इतने से चिप्स होते हैं और इतनी सारी जो उसमें गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो अब और क्या कर सकते हैं, हम उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर देते हैं, ठंडे में रख देते हैं बिल्कुल। तो टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से भी एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दें, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सनलाइट पे रख दें, ओके। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको लाइट से दूर रखें, हम लाइट पे स्टोर उसको ना करें, ठीक है, अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है। ये सब तरीके हैं कि आप रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये वन शॉर्ट वीडियो खत्म होता है। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। आई होप आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके एकदम बाद आएगा उसमें हम इन सारे टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसके आंसर करने होते हैं ये होगा। तो प्लीज इसके बाद उसको जरूर से देखिएगा ताकि आपकी बहुत अच्छी सी चैप्टर 1 की तैयारी हो जाए। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको इनमें से कुछ भी फायदा हो रहा है तो प्लीज इनको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।